डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। सहमति के बगैर किसी के भी निजी जीवन से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक या साझा करना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है, मगर डिजिटल दुनिया के विस्तृत होते दायरे में निजता को लेकर ही सबसे अधिक खतरे बढ़े हैं। हर किसी के जैविक ब्यौरे, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जुड़ी जानकारियां, व्यावसायिक या व्यक्तिगत लेन देन संबंधी सूचनाएं किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं दर्ज हैं। डिजिटल संग्रह में जमा ये तमाम सूचनाएं सदा बनी रहती हैं, इसलिए इनमें सेंधमारी की आशंका हर समय बनी रहती है। इन संग्रहित ब्यौरों की सुरक्षा के उपाय तमाम कंपनियां करती हैं, फिर भी उनमें सेंधमारी हो ही जाती है। जब से स्मार्टफोन का चलन बढ़ा है, निजी ब्यौरों की चोरी और उनके दुरुपयोग की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इसके अलावा इसका एक चिंताजनक पहलू यह है कि इन संग्रहों में दर्ज डिजिटल ब्यौरे कंपनियां खुद दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए साझा करती रहती हैं। इस समस्या से पार पाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल निजी आंकड़ा संरक्षण विधेयक 2022 का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत निजी ब्यौरों का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। पहले इसमें जुर्माने की राशि 15 करोड़ रुपए या संबंधित कंपनी के वैश्विक कारोबार का 4% प्रस्तावित था। जब आधार पहचान पत्र बनाने की अनिवार्यता लागू की गई थी, तो देश में इसका चौतरफा विरोध हुआ था। इसके दुरुपयोग और इससे लोगों के निजता संबंधी मौलिक अधिकार के हनन की आशंका व्यक्त की जाने लगी थी। ऐसा इसलिए कि आधार में व्यक्ति के जैविक ब्यौरे डिजिटल रूप में दर्ज होते हैं और उनके जरिए उसके निजी जीवन में बहुत आसानी से ताक झांक की जा सकती है। इसका विरोध होने पर सरकार ने भरोसा दिलाया था कि निजी डिजिटल ब्यौरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सेंधमारी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। मगर अनेक लोगों ने सार्वजनिक रूप से आधार पहचान में दर्ज ब्यौरों की चोरी करके दिखाया और इसे रोकने की मांग दोहराई। फिर भी आधार पहचान पत्र न सिर्फ अनिवार्य बना रहा, बल्कि उसे लोगों के बैंक खाते, भविष्य निधि, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रियाओं, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने जैसी हर गतिविधि से जोड़ दिया गया। अब उसे मतदाता पहचान पत्र से भी जोड़ा जा रहा है। इसी तरह आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के निजी जैविक ब्यौरों का एक अलग से डिजिटल संग्रह तैयार करने का प्रस्ताव है, ताकि ऐसे लोगों पर हर वक्त नज़र रखी जा सके। ऐसे में हर व्यक्ति के निजी ब्यौरे तमाम कंपनियों, संस्थाओं, छोटे मोटे कारोबारी संगठनों तक के पास साझा हैं। उनके दुरुपयोग के खतरे दिनों दिन बढ़ते गए हैं। अब तो कई कंपनियां लाभ के लिए अपने संग्रह में उपलब्ध लोगों के निजी ब्यौरे दूसरी कंपनियों को व्यावसायिक उपयोग के सहज उपलब्ध कराती देखी जाती हैं। यही वजह है कि हर किसी के पास रोज दसियों फोन कर्ज
बीमा, स्वास्थ्य जांच, दाखिले, घरेलू कामकाज, दान, चुनाव प्रचार आदि के लिए आ ही जाते हैं। लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के जैविक ब्यौरे भी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न संगठनों, आतंकवादी समूहों के पास पहुंचते होंगे और वे चूंकि अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लोगों की हर गतिविधि पर बहुत आसानी से नज़र रख पाते होंगे। इस खतरे से सुरक्षा जरूरी है, इसलिए केंद्र का निजी डिजिटल आंकड़ा संरक्षण विधेयक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बात को लंबे समय से रेखांकित किया जाता रहा है कि अदालतों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे हर कोई समझ सके। प्रधानमंत्री भी कई मौकों, यहाँ तक कि न्यायाधीशों के सम्मेलन में इस बात पर जोर दे चुके हैं कि अदालतों का कामकाज आम लोगों को समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। यह सैद्धांतिक रूप से तो सभी स्वीकार करते हैं, मगर व्यावहारिक स्तर पर इस पर अमल नहीं हो पाता। निचली अदालतों में फिर भी स्थानीय भाषा में कामकाज हो जाता है। फरियादी अपनी बात न्यायाधीश के सामने अपनी भाषा में रख पाता है, मगर ऊपरी अदालतों की भाषा अब भी अंग्रेजी है। इससे दोनों के लिए अड़चन पैदा होती है, न्यायाधीशों को भी और गुहार लगाने वालों को भी। इसका ताज़ा उदाहरण सर्वोच्च न्यायालय में तब सामने आया जब एक याचिकाकर्ता खुद पेश होकर न्यायाधीशों के सामने अपने मामले को रखना चाहा। चूंकि वह हिंदी में अपनी बात कह रहा था, इसलिए न्यायाधीश उसकी बात समझ पाने में असमर्थ थे। न्यायाधीशों ने स्पष्ट तौर पर याचिकाकर्ता को समझाया कि अदालत की भाषा अंग्रेजी है और अगर उन्हें मदद की ज़रूरत है तो विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। वह सहायता अदालत ने उपलब्ध कराई भी। इस तरह एक बार फिर यह सवाल गहरा हुआ है कि आखिर कैसे अदालतों की भाषा को जनसाधारण की भाषा बनाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के सामने तकनीकी मुश्किल यह है कि चूंकि वहाँ देश भर से मामले सुनवाई के लिए आते हैं और देश में अनेक भाषाएं और बोलियां हैं जिन्हें समझना उसके जजों के लिए कठिन काम है, इसलिए भी वहाँ का कामकाज अंग्रेजी में रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालयों में चूंकि न्यायाधीशों की इतनी बड़ी संख्या भी नहीं होती कि उनमें हर भाषा के जानकार रखे जा सकें, मगर हिंदी तो लगभग सभी को समझ आती है। दूसरे भाषाभाषी प्रदेशों के लोग भी महानगरों में रहते हुए रोजमर्रा के कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसा मानना कठिन है कि सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी समझने वाले न्यायाधीश नहीं होंगे। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चूंकि न्यायालयों का कामकाज विधिक तकनीकी शब्दावली में होता है, इसलिए न्यायाधीशों के सामने ऐसी समस्या पैदा होना स्वाभाविक है। इसी समस्या से पार पाने के लिए अदालतों में विधिक सेवा की व्यवस्था की गई है। अच्छी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित याचिकाकर्ता को विधिक सेवा उपलब्ध कराकर उसके मामले की गंभीरता को समझा, मगर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि कब सर्वोच्च न्यायालय में आम आदमी की भाषा को प्रवेश मिल पाएगा। ऐसा नहीं
कि कानून की पढ़ाई केवल अंग्रेजी में होती है। हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसकी पढ़ाई होती है और कानून की भाषा तो आज़ादी से बहुत पहले विकसित हो गई थी। संपूर्ण विराम।